नरेंद्र मोदी जी किस तरह की भावना व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पहला चरण हुआ, इन्होंने मांस की बात की, मटन की बात की, मछली की बात की, उन्होंने मुसलमान की बात की, मंगलसूत्र की बात की, पाकिस्तान की बात सी, माँ ताली बजाने की बात, ज्यादा बच्चे की भैंस की माओवादी की। तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल रहे और वो मैनिफेस्टो पे माओवाद की बात करते हैं, नक्सलवाद की बात करते हैं। क्या बच्चों को रोजगार देने की बात करना जो सबसे बड़ी समस्या है, कोई रास्ता ढूंढना और देश को बताना माओवाद है। बहनों को आर्थिक समृद्धि देना, आर्थिक आदि आबादी को आर्थिक ताकत देना क्या नक्सलवाद है? किसान जो सबसे ज्यादा कर्जदार है इस देश में, उसको सहायता करेंगे तो देश में शांति, सुकून और संपन्नता आएगी। वह 3 काले कानून लाए, 1000 से ज्यादा लोग मर गए, उनके लिए अगर ये कह दिया कर्ज माफी कर दी तो ये पाकिस्तान की भाषा है। तो कहने का अर्थ है देश के प्रधानमंत्री जो भाषा बोल रहे हैं, एक फर्स्टेड आदमी की है, एक जिसने डिलीवर नहीं किया ऐसे राजनेता की है, ऐसे प्रधानमंत्री की है। अब वो दूसरे मुद्दों पे जाके अपने पापों को छुपाने के लिए इस तरह का एक तरह से कृत्य कर रहे हैं। देश देख रहा है, समझ भी रहा है। ये भावनात्मक एक तरह से क्राइम ही है जो क्रिमिनल तरीके से सरकार बनाना चाहते हैं। कल 400 से ज्यादा सीटें थी राजू जी के टाइम पे कांग्रेस पार्टी की। अगर वो ये अपराध करती तो आज ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस तरह के अपराध दिन रात दिन होने लगे। फिर आपके मत का अधिकार क्या बचा, उसका सम्मान क्या बचा? अब जो लोग बिना वोट लिए आपसे चुन के चले जाएंगे, वो आपके सुनेंगे क्यों? जनता की क्यों सुनेंगे? क्या कारण है वो आएंगे जनता के बीच में? क्यों आना चाहिए उनको? उन्होंने मांगा ही नहीं आपसे वोट, आपने दिया ही नहीं उनको वोट। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं श्रावस्ती दास गुप्ता। आज हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में। यहां पे काफ़ी दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अक्षय बम, उन्होंने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया और कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। अभी इंदौर में जो स्थिति है वो ये है कि जो सांसद है शंकर लालवानी जी, उनके खिलाफ कोई ऐसे बड़े प्रत्याशी नहीं है। कुछ और इंडिपेंडेंस है। टोटल 14 कैंडिडेट है, उनमें शंकर लालवानी सांसद जो है वही सबसे बड़े नेता है। और इंडिपेंडेंस का कहा जा रहा है कि वो क्या, उनका क्या चांस रहेगा। जो कांग्रेस के दूसरे सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट थे मोती सिंह जी, उनका भी पेपर रिजेक्ट हो चुका है। तो इस सारे हालात में हमसे बात करने के लिए आज जुड़े हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट जीतू पटवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए द वायर में। सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो सारे हालात हुए हैं इंदौर में, अक्षय बम जी जो आपके कैंडिडेट थे उन्होंने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया और कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और अब जो स्थिति हुई है इंदौर में, लोगों के पास ऐसा कहा जा रहा है ऑप्शन नहीं है। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है बट वो कितना कैंपेन कर लेंगे बीजेपी के कैंपेन के जो मशीनरी है उनके खिलाफ। ये जो हालात हुए अक्षय बम के विड्रॉल पे, ये आप कैसे देखते हैं इसको? इंदौर शहर माँ अहिल्या की विरासत को संभाल है। यहाँ पे सूर्यतम आदरणीय हमारे प्रकाश चंद्र सेठी जी और यहाँ के राजनीतिक इंदौर शहर में स्वच्छता की जब बात आई तो राजनीतिक दल से उत्तर देश ने दुनिया में नाम तय किया। ऐसे ही पानी का आंदोलन हुआ था, अच्छे कॉज के लिए एकजुटता है हमेशा। जिस तरह की घटना घटी है इंदौर के चरित्र से निश्चित राजनीतिक तौर पे इसको एक ही शब्द में बयां किया जा सकता है कि हर तरीके के माफियाओं पर हुआ था। राजनीतिक माफियाज इंदौर शहर में पहली बार दिखा है। एक व्यक्ति को आपके साथ चल रहा है, आपके साथ चलते चलते आपकी हत्या कर, आपका दोस्त है आपके साथ, उससे बड़ा अपराध 30 लाख से ज्यादा लोगों के मत के अधिकार को छीनने वाला अपराध किया है। उसने भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला नेता है इसमें से। मतलब इसका मतलब यह है कि अपराध हुआ और अपराध किया किस, इनका आपसे नाम दिया, इनका तो मैं उनसे शब्द ही नहीं बोलना चाहता, पर एक व्यक्ति ऐसा जिसको लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने देश में पहचान दिलाई, यहाँ की जनता ने सहयोग किया। अभी प्रदेश में मंत्री है, उन्होंने एक हल्के छोटे और ओछे व्यवहार किया जो एक पार्षद लेवल का अपने आप का, उसको पहले
पहला के, सिसला के, गरीब के, डरा के, धमका के, क्या मालूम किस किस भावना से उसने अपने मन का परिवर्तन किया और जो कृत्य किया, जो क्राइम किया उस सबके सामने, और उसकी फिर सेल्फी ली और उसको बताया कि हमने अपराध किया, हमने हत्या किया, और उसका वीडियो बनाया। इस तरह का अपराध तो मैं मानता हूँ ऐसे कि इंदौर शहर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी सजा आज नहीं दे पाएगा तो जरूर एक दिन देगा। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम भी नहीं छुप सकते हैं इस, चूंकि हमसे चूक तो हुई, इसको हम नज़रअंदाज में, आदमी पहचानने में चूक हूँ, आदमी के की मतलब एक इसको हम क्या क्या परिस्थिति बनी वो अपनी जगह है और क्राइम बढ़ा है। आप कह रहे हैं कि आपके राजनीतिक माफियाओं ने जो जो कुचक्र चला शायद हम पहचान नहीं पाए, और इसका दर्द भी है, दुख भी है, और रहनी भी चाहिए और है भी। पर देश में बार बार ये कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में, क्यों कहा जाता है? इसलिए तो कहा जाता है। पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, उसकी निंदा होती, कोई अमर्यादित कृत राजनीतिक व्यक्ति करता था, उसकी किसी न किसी रूप में ये समझो आपकी भ्रष्टता होती। अभी विधायक खरीद फरोख्त की मंडी बना दिया मध्य प्रदेश में, सरकार 17 गिरा दी गई देश में, 500 से ज़्यादा सांसद इधर उधर हो गए। अब रोज तहसील से लेके जिला स्तर पर, जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर, और प्रदेश स्तर देश में ईडी से लेके तहसीलदार और कलेक्टर और पुलिस के टीआई का उपयोग किया जाता है दल बदल कराने में। कैसे लोकतंत्र की रक्षा हो, इसकी चिंता देशवासियों के बीच में है। जरूरी नहीं है बीजेपी कांग्रेस अपनी जगह हो सकती है, विचार अपनी जगह हो सकता है, पर इस तरह के कृत्य रोज सामने आते हैं, और इसका सबसे बड़ा अगर कोई सरगना है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो आखिर अल्टीमेटली यही तो नया भारत बनाने की शायद बात की थी। आप कह रहे हैं कि आपको आदमी पहचानने में गलती हुई, तो क्या ये आप पूरी पार्टी को, हमारे यहाँ सिस्टम जो भी था, कोई व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, सामूहिक निर्णय हुआ था, और सामूहिक निर्णय में बहुत ठोक बजाकर, सबसे बात करके, संवाद करके, नीचे से ऊपर तक कार्यकर्ताओं से बात, नेताओं से बात, फिर प्रदेश स्तर पे बात, फिर सारे घटनाक्रम के बाद निर्णय हुए हर सीट का। उसमें यह है तो जो भी सामूहिक एक परिस्थिति बनी उसके आधार पर जो निर्णय हुआ, और निर्णय के बाद जो एक तरह से क्राइम हुआ, ये राजनीतिक माफियाओं ने किया है। और इंदौर शहर आज भी सजा देने की कोशिश करेगा, कल भी करेगा, और एक दिन इसका एहसास भी कराएगा राजनीति की। आपने इंदौर में लोगों को कहा है, लोगों के बीच में जाके आपने कहा है कि आप नोटा पे वोट कीजिए, क्योंकि ये जो परिस्थिति हुआ है, ये इंदौर की लोगों को आपने बोला है कि आपको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए आप नोटा की आप बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि नोटा अगर इंदौर की जनता देंगे तो इसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि नोटा मेरा इसमें मानना ये है, बिल्कुल स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूँ कि क्राइम हुआ है, ये सब मानते, ऐसा नहीं होना था। इंदौर में से 100 लोग ये कहते। अब चूंकि गलती की किसने, एक व्यक्ति वो था जो अपराधी है, जिसने दल बदल किया, एक व्यक्ति वो है जिसने अपराध करवाया दल बदल कर, तो वो व्यक्ति को इंदौर ने पारितोषित किया है, सर माथे पे बिठाया, देश में पहचान दिलाई। जिस व्यक्ति ने ये जो किया, ये तो एक तरह से इसकी हैसियत ही नहीं, और जिसने करवाया उसकी हैसियत थी। इंदौर में जिसने करवाया ये अपराध, उसकी हैसियत थी, उस पार्टी की हैसियत। तो इंदौर शहर की जनता को देखना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे बीजेपी के विचार को जीती हो। जो जनसंघ ये कहता था हम शुचिता की बात करते हैं, जो आरएसएस मर्यादा की बात करता है, सिखाता है लोगों को, जो बीजेपी पार्टी ऑफ डिफरेंट की बात करती है और ऐसा अपराध करती है, और इंदौर शहर की सजग जनता अगर मौन रहेगी तो कैसे चले। और ऐसे मीडिया में कुछ दिन पहले अक्षय बम जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने बोला है कि पार्टी की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी। बातों का मैंने इसलिए चोरी की, मैंने इसलिए अपराध किया, मैंने इसलिए कारण 100 होंगे, हत्या हुई है लोकतंत्र, बस सब बात ये। और अगर हम देश के बारे में बात करें, इंदौर सिर्फ अकेला नहीं है, हमने देखा सूरत में भी बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो अनअपोज्ड इलेक्ट किए गए हैं। लोकतंत्र की हत्या है। उन लोगों का क्या अपराध है जो बिना चुने अपना सांसद, बिना वोट किए सांसद ले लेंगे?
सूरत की घटना का, खजुराहो की घटना का, उड़ीसा की घटना का और इंदौर की घटना, सब घटनाओं का अगर मैसेज इंदौर की जनता को देना है, जो इसकी पहचान है माँ अहिल्या की नगरी है, तो मैं इंदौर वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप अपना अपना अस्तित्व बताओ देश को। इसमें इंदौर एक मैसेज देगा दुनिया में कि हम अलग हैं, इसलिए तो आपका मैसेज भी जाएगा और कोई विचार को किसी प्रकार की कोई तकलीफ भी नहीं होगी। मैं मानता हूँ बीजेपी के लोग भी अगर मैसेज देना चाहें जो इस कृत्य के खिलाफ है तो भी देना चाहिए। इसका कारण यह है कि ये अपराध आज एक साइड, कल 400 से ज्यादा सीटें थी राजू जी के टाइम पे कांग्रेस पार्टी की, अगर वो ये अपराध करती तो आज ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस तरह के अपराध दिन रात दिन होने लगे, फिर आपके मत का अधिकार क्या बचा, उसका सम्मान क्या बचा? अब जो लोग बिना वोट लिए आपसे चुन के चले जाएंगे वो आपकी सुनेंगे क्यों? जनता की क्यों सुनेंगे? क्या कारण है वो आएंगे जनता के बीच में? क्यों आना चाहिए उनको? उन्होंने मांगा ही नहीं आपसे वोट, आपने दिया ही नहीं उनको वोट। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि जिन्होंने आपको वोट ही नहीं दिया वो आपकी बात क्यों सुनेंगे। पर इस पे हम थोड़ा अगर बड़ी तरीके से देखें, लार्जर पिक्चर को देखें, उसमें हम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं पिछले दिनों कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे, वो एक तरीके से एक बहुत ही कम्युनल कैंपेन चला रहे हैं। वो कांग्रेस को ऐसे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में SC ST OBC के राइट्स को छीन के वो मुसलमानों को देना चाहती है। हर जगह जाके वो बोल रही है कि मोदी जी हो या फिर योगी आदित्यनाथ जी हो, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है वो यही आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे और उनके मैनिफेस्टो पे। इसको कांग्रेस पार्टी कैसे काउंटर कर रही है? ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल पहले उनके नारे थे सबका साथ सबका विकास, उनके नारे थे 100 करोड़ 140 करोड़ लोग मेरे परिवार, उनका नारा था अच्छे दिन, उनका नारा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनका नारा था कि मेरे आगे भी नहीं है मेरे पीछे भी नहीं। वो कहते हैं खुद को कि मैं फकीर का काम होता है लोगों के लिए दुआ मांगना, फकीर का काम होता है अच्छे शब्दों का उपयोग करना, फकीर का काम होता है ऐसे भावना व्यक्त करे जिससे समाज का और व्यक्तियों का भला, समूह का भला। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में कैसा देश बना के दिया। वो देश सर्वविदित है, हम बेरोजगारी में विश्व में नंबर 1 बना गए, हम महंगाई में बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज़्यादा महंगा हो गया, हमारी किसानों की जो कर्ज की जो व्यवस्था है वो 84% किसान कर्जदार हो गए, गरीबी का इंडेक्स, भुखमरी का इंडेक्स, मातृ मृत्यु दर का इंडेक्स, बच्चा मतलब जो शिशु मृत्यु दर का इंडेक्स सब सबसे ज़्यादा हो गया हमारे देश में। और उसके बाद नरेंद्र मोदी का ये कहना, जिस तरह की भाषा बोलना, मतलब एक तरह से लोगों की आंखों में मिर्ची ढोकने जैसा है। एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भावना व्यक्त करे कि विपक्ष के पास अरबों रुपए जा रहे हैं ट्रालियों में भर भर के, टेम्पो में भर भर के, तो फिर आप कैसे सरकार चला रहे हैं? आप ईडी और सीबीआई का इतना दुरुपयोग किया आपने कि आज तक का सारा दुनिया का रिकॉर्ड खत्म हो गया। किसी राष्ट्र में किसी तरह का इस तरह की अराजकता नहीं हो जैसी देश के प्रधानमंत्री ने की, उनकी सरकार ने की। उसके बाद अब वो ये कहते हैं मैं निसहाय हूँ, वो लोग उनको पैसा देते हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ। ये क्या देश को मैसेज देना चाहते? अडानी और अंबानी के साथ फोटो तो नरेंद्र मोदी के हैं, उनकी पत्नी से हाथ तो वो मिलाते हैं, उनसे गले तो वो मिलते हैं, अडानी की हवाई जहाज नरेंद्र मोदी बैठते हैं। राहुल गांधी जी को लेके उन्होंने जिस तरीके का वक्तव्य दिया, राहुल गांधी तो रोज सवाल उठाते हैं कि आपने 16 लाख करोड़ रुपए इन्हीं के सुपुर्द कर दिए, ऐसे उद्योगपतियों के, गरीबों के छीन के, टैक्स का जिस तरीके का अराजकता है आर्थिक सर्वविदित है। तो कहने का अर्थ है देश के प्रधानमंत्री जो भाषा बोल रहे हैं एक फर्स्टेड आदमी की है, एक जिसने डिलीवर नहीं किया ऐसे राजनेता की है, ऐसे प्रधानमंत्री की है। अब वो दूसरे मुद्दों पे जाके अपने पापों को छुपाने के लिए इस तरह का एक तरह से कृत्य कर रहे हैं। देश देख रहा है, समझ भी रहा है। ये भावनात्मक एक तरह से क्राइम ही है जो क्रिमिनल तरीके से सरकार बनाना चाहते हैं। तो देश ऐसा नहीं है हमारा, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये महापुरुषों का देश है। ये इसने कई ऐसी परंपराएं जो भगवान राम कृष्ण पैगंबर, गुरु नानक देव जी या गौतम बुद्ध या बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को रास्ता, दुनिया को रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया। थोड़े थोड़े दिन के सेगमेंट आते हैं इस तरह के, पर अल्टीमेटली ये देश की उदारता और की विरासत है, प्रेम की विरासत है, प्यार की विरासत है। मोदी हारेंगे और ये विरासत प्रेम प्यार मोहब्बत की जीतेगी।
और ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है इसमें काफी सारी बातें हैं, रोजगार की बातें हैं जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महंगाई हम देख रहे हैं बहुत, सबके जीवन में यही प्रॉब्लम है कि महंगाई है, रोजगार का प्रॉब्लम है। पर ये सारे मुद्दे जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हाईलाइट किया गया है ये कहीं छुप गया है और सिर्फ ये मुसलमान और SC ST OBC के राइट्स को लेने की वाले बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस के चांसेस को किसी भी तरीके से ये इफेक्ट करेगी, क्यों जो मुद्दे हैं मैनिफेस्टो में वो सामने ही नहीं आ पा रहे? नहीं, ये आपका मैं इस समय सहमत नहीं हूँ। ये जरूर है कि देश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने मैनिफेस्टो क्या दिया उस पर आप मुझे कुछ बता सकते हैं? देश को पता ही नहीं कि बीजेपी को मैनिफेस्टो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा आपने भी पूछी, यही चर्चा नरेंद्र मोदी भी करते हैं, बीजेपी भी करते हैं, हम भी करते हैं, मीडिया भी करती है देश की। नरेंद्र मोदी भी किस तरह की भावना व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पहला चरण हुआ, इन्होंने मांस की बात की, मटन की बात की, मछली की बात की, उन्होंने मुसलमान की बात की, मंगलसूत्र की बात की, पाकिस्तान की बात सी, माँ ताली बजाने की बात, ज़्यादा बच्चे की भैंस की माओवादियों की। तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल रहे और वो मैनिफेस्टो पे माओवाद की बात करते हैं, नक्सलवाद की बात करते हैं। क्या बच्चों को रोजगार देने की बात करना कोई सबसे बड़ी समस्या है? कोई रास्ता ढूंढना और देश को बताना माओवाद है? बहनों को आर्थिक समृद्धि देना, आर्थिक आदि आबादी को आर्थिक ताकत देना क्या नक्सलवाद है? किसान जो सबसे ज्यादा कर्जदार है इस देश में, उसको सहायता करेंगे तो देश में शांति, सुकून और संपन्नता आएगी। वह 3 काले कानून लाए, 1000 से ज्यादा लोग मर गए, उनके लिए अगर ये कह दिया कर्ज माफी कर दी तो ये पाकिस्तान की भाषा है। ये कह देना कि इस देश में जो बहुत अत्यधिक अमीर लोग हैं, जो अत्यधिक जिनके पास सारा धन चला गया, उतना जितना उनको जाएगा आप देश की अर्थव्यवस्था, उतना किसान, गरीब और आम आदमी को जाएगा। तो ये क्या, ये नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से ये भावना व्यक्त करते हैं इसके खिलाफ कि ये तो मंगलसूत्र बांट लेंगे, आपका छीन लेंगे या आपकी भैंस चुरा लेंगे, ये भावना है। और आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस की तरफ से पहले से भी बयान आए हैं, राहुल गांधी ने खुद कहा है कि ये चुनाव जो है संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। जो इंदौर में आज हालत है, जो सूरत में हमने देखा है, गांधीनगर से भी रिपोर्ट आई है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ये जो एक के बाद एक राज्यों में हम देख रहे हैं जो हालत है अभी, ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए क्या मैसेज देता है और कांग्रेस कैसे इसको काउंटर करेगी? नहीं, देश 75 साल जो अमृतकाल जिसको बोलते हैं उसमें बहस हुई कि मीडिया पर भी एलिगेशन लगता है, मोदी मीडिया मोदी, इसकी इंडिपेंडेंसी पर सवाल उठे। ऐसा देश तो नहीं बनाया था हमने। तो अल्टीमेटली ये बहस है वोट की ताकत को बचाने की, बहस है लोकतंत्र को बचाने, बहस है संविधान को बचाने के, आरक्षण को बचाने, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बचाने, इस देश की जो साझा संस्कृति और सभ्यता उसको। ये बहस क्यों है? ये इसीलिए तो है कि देश के प्रधानमंत्री का नैरेटिव गलत, देश के प्रधानमंत्री की जो विचार और सोचने की और काम करने का तरीका इस देश के विपरीत है। वो ताकत का कैसे दुरुपयोग करते हैं और उसका कैसे देश की भलाई के लिए कम और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ज्यादा होती है, उसके खिलाफ तो बहस है। एक देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने जो नैरेटिव पेश किया वो केवल नफरत, घृणा, धार्मिक आधार पर सत्ता में बने रहने का किया। तो ये अल्टीमेटली संविधान को चुनौती दे रहा है ना। धर्मनिरपेक्ष संविधान है और मोदी जो प्रधानमंत्री उसके रक्षक है उस संविधान के, वो बातें कर रहे हैं नफरत और घृणा और धार्मिक आधार पे। तो ये उस बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में नहीं है। लोकतंत्र में कैंडिडेट की अपहरण हो गया, 17 सरकारें गिराई गई, विधायक खरीद फरोख्त होते हैं, दल बदल होते हैं और कुछ नहीं होता। तो ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है। मत बिना दिए सांसद चुना जाएगा तो देश देख नहीं रहा है कि आखिर ये देश में क्या रशिया जैसा शासन आ रहा है, चाइना जैसा एक पार्टी का शासन लाना चाहते हैं? या सरकारी मीडिया है रशिया में, क्या इंडिया में भी ऐसी सरकारी मीडिया लाना चाहते हैं? अगर इस देश में अगर एक आदमी, एक व्यक्ति आरक्षण की बात करता है, अरे आपने आरक्षण खतरा नहीं है तो क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर में आपने कंपनियां सरकारी सेक्टर की बेच दी, आखिर उसका आरक्षण समाप्त हुआ उतने, तो ये अल्टीमेटली उस आरक्षण पर प्रहार नहीं है? 100-150 मध्य प्रदेश में
1.5 लाख पर बैकलॉग के खाली है, तो बैकलॉग के पद ST SC OBC के रहते हैं। अगर वो नहीं भरे गए तो ये आरक्षण पे प्रहार नहीं है। 30 लाख नौकरियां देश की नहीं भरी गई, तो ये उसमें आरक्षित वर्ग का जो हिस्सा आता था 50%, 40%, 30%, उसकी नौकरी भरी ही नहीं गई, तो फिर ये आरक्षण पे प्रहार नहीं है। अरे यही सवाल देश के सामने है लोकतंत्र के, यही सवाल है आरक्षण के, यही सवाल है मीडिया की स्वतंत्रता के, और यही सवाल है बाबा साहब की विरासत के। ये देश देख रहा है, समझ रहा है, मोदी जी तो हराएगा और इस देश के संविधान और आरक्षण और लोकतंत्र को बचाएगा। जी तो पटवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हम देखने वाले हैं आगे वाले दिनों में ये सारे मुद्दे जो है ये चुनाव में कैसे प्रभाव पड़ते हैं और लोग इसको कैसे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद द वायर के साथ जुड़ने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।